2 अगस्त 1981 की वो रात जब एक भारी समुद्री तूफान ने बे ऑफ बंगाल के पानियों को झंझोड़ दिया। ब्रिटिश कार्गो शिप जो आम दिनों में इसी जगह पर ट्रैवल करता था, उस रात वो समंदर की बेरहमी का शिकार हो गया। ऊपर उठती हुई लहरों ने उसे एक आइलैंड पर पहुंचा दिया जिसे नॉर्थ सेंट-लीन आइलैंड कहा जाता है। शिप में मौजूद लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन अगली सुबह जैसे ही रोशनी फैलने लगी, उन्हें अपने सामने एक अजीब मंजर दिखाई दिया। दरख्तों के साए में छुपे नेज़े और तीर हाथों में लिए वो जंगली लोग जो हर गुजरते वक्त के साथ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये कोई मामूली ट्राइब नहीं थी, बल्कि ये सेंट-लीन के वो लोग थे जो हज़ारों सालों से बाकी दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं। ये अपनी अलग थलग ज़िंदगी में रहते हैं। इनके बारे में आज तक कोई भी ठीक से नहीं जानता कि वो लोग क्या खाते हैं और क्या सोचते हैं। प्रिमरोज़ में सफ़र करते स्टाफ के लिए ये मंजर किसी भयानक खौफ से कम नहीं था। तीर कमान के साथ वो लोग शिप की तरफ बढ़ रहे थे और कार्गो शिप में मौजूद क्रू मेंबर्स बस इंतज़ार कर रहे थे। चंद लम्हों के लिए ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं, लेकिन किस्मत ने अभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। शिप के कैप्टन फौरी तौर पर एक इमरजेंसी मैसेज भेजते हैं जिसमें कहा गया 50 के करीब कुछ जंगली लोग मुख्तलिफ हथियारों के साथ 2 या 3 कश्तियों में हमारी तरफ पड़ रहे हैं। हमें फौरी तौर पर वेपन्स भेजे जाएं ताकि हम अपना डिफेंड कर सकें। हमें लगता है कि वो सूरज गुरूब होने तक हमारे शिप पर पहुंच जाएंगे और सभी क्रू मेंबर्स की ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं। यही वो लम्हा था जब पहली बार किसी ने नॉर्थ सेंट-लीन आइलैंड पर रहने वाले इन लोगों को देखा था। इंडियन कोस्ट गार्ड की एक हेलीकॉप्टर ने फ़ौरन पहुंचकर उन क्रू मेंबर्स की जान बचा ली, लेकिन वो शिप आज भी आपको उसी आइलैंड पर पड़ी मिलेगी। इस वाक़ये के बाद कई और लोगों ने इस जगह का रुख किया। कई तो बच निकले, लेकिन कईयों को इन सेंट-लीनीज़ लोगों ने वहीं मार कर दफना दिया। अब आखिर ये लोग कौन हैं? ये इतने अलग थलग क्यों रहते हैं? और क्या इन्होंने वाकई हमारी दुनिया नहीं देखी? आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सेंट-लीनीज़ लोगों के बारे में डिटेल से बताना चाहता हूँ। नॉर्थ सेंट-लीन आइलैंड बे ऑफ बंगाल के दरमियान वाक़या है, जो कि अंडमान एंड निकोबार के आइसलैंड का ही एक हिस्सा है। इस आइलैंड का साइज़ करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर है, जो तकरीबन इतना ही बनता है जितना मैनहट्टन का साइज़ है। अंडमान निकोबार की कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर से ये 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जो कि घने जंगलों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि बहुत दूर से भी यह आइसलैंड काफ़ी अलग थलग और खौफनाक महसूस होता है। यहाँ रहने वाले लोगों को हम इंसानों ने सेंट-लीनीज़ का नाम दिया है। ये लोग वैसी ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे शायद हमारे आबाओ अजदाद हज़ारों साल पहले गुजारते थे। ये ट्राइब खाना खाने के लिए भी वही तरीका इस्तेमाल करते हैं जो हज़ारों सालों से चलता हुआ आ रहा है। ना इनके पास हमारी तरह की कोई टेक्नोलॉजी है और ना ही ये लोग आज की दुनिया के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ हैं। इवन के ये इन तरीक़ों को अपनाना तक नहीं चाहते। सेंट-लीनीज़ ट्राइब करीब 50 से 150 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन इनकी असल तादाद क्या है इससे अभी दुनिया नावाकिफ़ है, क्योंकि ये लोग किसी भी गैर की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करते। सिर्फ चंद ही लोगों ने इनसे मिलने की कोशिश की और अक्सर का अंजाम तो बहुत ही बुरा हुआ है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेंट-लीनीज़ लोगों की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये वो ट्राइब है जो अफ्रीका से माइग्रेट करके अंडमान तक पहुंच गई थी लगभग 60,000 साल पहले। इनकी ज़िंदगी के सिर्फ चंद ही मिशंस हैं कि हमने ज़िंदा रहना है, जंगल में रहना है और शिकार करके अपना पेट भरना है। 1947 से पहले जब ब्रिटिश हुकूमत ने इन लोगों के तौर तरीके देखे तो इनसे कांटेक्ट करने का फैसला किया, लेकिन हर बार इन्हें सेंट-लीनीज़ की तरफ से नफरत और मुखालफत ही देखने को मिली। अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो 1880 में एक ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि मैं इनसे बातचीत करूंगा, इन लोगों को बाकी दुनिया के बारे में बताऊंगा और इन्हें भी सिविलाइज करूंगा, जिसको देखते हुए ये अपने साथ अंडमान के दूसरी ट्राइब्स के लोगों को भी लेकर गए ताकि कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। अपने इस सफ़र के दौरान उन्हें नॉर्थ सेंट-लीन आइलैंड पर एक कपल दिखाई दिया और साथ में 4 बच्चे। पोर्टमैन फैसला करते हैं कि वो इनको किडनैप करके पोर्ट ब्लेयर ले जाएं और फिर हम इन्हें बाद में कुछ गिफ्ट्स और मैसेज देकर वापस नॉर्थ सेंट-लीन आइलैंड छोड़ देंगे। अब जैसे ही ये किडनैप करके पोर्ट ब्लेयर पहुँचे तो उस कपल और बच्चों को एक नई दुनिया का सामना करना पड़ा, जो कि उनकी ज़िंदगी के लिए जहर साबित हुई। हुआ कुछ यूँ था कि सेंट-लीनीज़ लोग आदी थे जंगलात में रहने के और सबसे अलग थलग रहने के, इसलिए वो पोर्ट ब्लेयर के इन्वायरमेंट को सर्वाइव नहीं कर पाए और जल्द ही उस कपल की डेथ हो जाती है। जब पोर्टमैन ने ये सिचुएशन देखी तो वो घबरा गए
और वो फौरी तौर पर उन बच्चों को उसी आइलैंड पर जाकर छोड़ आए। कहा जाता है कि यही वो वाक़या था जिसने सेंटिनलीज लोगों को दूसरों से नफरत और दूर रहने का सबक दिया। उनके नज़दीक दूसरे लोगों का यहाँ पर आना उनके लिए नुकसान और गम की वजह बन सकता है, और शायद यही वजह है कि ये लोग आज भी किसी आउटसाइडर से कांटेक्ट करने को तैयार नहीं हैं, बल्कि उन्हें देखते ही ये गुस्से में आ जाते हैं। इस वाक़ये के कई सालों तक लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मधुमाला एक मशहूर इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इन आइसलैंड पर रिसर्च के लिए 1991 में एक मिशन पर भेजी गई थी। उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट का मिशन ये था कि किसी भी तरह इन लोगों से बातचीत करके इनके बारे में मज़ीद जाना जाए। पहली बार जब मधुमाला और उनकी टीम ने कोशिश की तो सेंटिनलीज लोगों ने उन्हें तीरों से अपना निशाना बनाया, लेकिन मधुमाला और उनकी टीम ने अपनी कश्ती में मौजूद खाने पीने की चीज़ें जैसा कि नारियल वहीं छोड़ दिया, जो सेंटिनलीज लोगों के लिए एक किस्म का तोहफा था। इस ट्राइब ने ये तोहफे उठा लिए, लेकिन फिर भी उस वक्त कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर 4 जनवरी 1991 को जब मधुमाला और उनकी टीम दोबारा आइसलैंड के करीब पहुंची तो एक हैरान कुन मंजर देखने को मिला। सेंटिनलीज लोगों ने अपने हथियार रख दिए और मधुमाला की टीम के करीब पहुंच गए। उन्होंने नारियल के गिफ्ट्स खुशी से कबूल किए और इनके दरमियान एक किस्म का फ्रेंडली कांटेक्ट हो गया। ये पहला और शायद आखिरी मौका था जब सेंटिनलीज लोगों ने किसी से इतने अच्छे तरीके से राब्ता किया हो, क्योंकि इस वाक़ये के बाद कई बार एक्सपीडिशंस की गई, लेकिन हर बार हमला और गुस्सा ही देखने को मिला। अब न जाने क्यों उस स्पेसिफिक टाइम के लिए इन सेंटिनलीज लोगों ने इतने अच्छे से कांटेक्ट किया। इसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता। इसी के साथ यही वो पहला मौका था जब इन्हें पहली बार कैमरे की आंख में कैप्चर किया गया और साथ में कुछ तस्वीरें भी ली गईं। मधुमाला ने इस वाक़ये को अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सेंटिनलीज लोगों के रवैयों से लगता है कि वो बहुत खुश थे और उनका कोई बुरा इरादा भी नहीं था, लेकिन ये भी वाज़िया था कि वो ज़्यादा देर तक राब्ता बरकरार नहीं रखना चाहते थे। फिर 1997 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी तरह की एक्सपीडिशन से मना कर दिया और एक पैरामीटर सेट कर दिया कि इस आइलैंड के 5 किलोमीटर के रेडियस तक कोई नहीं जा सकता, और अगर कोई जाएगा तो ये गैर कानूनी होगा। लेकिन 2006 में 2 इंडियन मछुआरे अपनी छोटी कश्ती पर मछलियां पकड़ रहे थे। ये दोनों रात के वक्त समंदर में थे और गलती से इनकी कश्ती नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पर पहुंच जाती है। इन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि हम ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से जिंदा वापस लौटना करीब नामुमकिन है। जब इनकी कश्ती साहिल पर पहुंचती है तो सेंटिनलीज ने फौरन इन पर हमला किया। सेंटिनलीज जंगजू जो हमेशा तीरों और नेज़ों के साथ तैयार रहते हैं, उन्होंने मछुआरों पर हमला करके उन्हें जान से ही मार दिया। उसके बाद उनकी बॉडीज को साहिल पर ही दफना दिया गया। जब इंडियन कोस्ट गार्ड को इस वाक़ये की खबर मिली तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए इन 2 मछुआरों की डेड बॉडीज को वापस लाने की कोशिश की, मगर सेंटिनलीज लोगों ने हेलीकॉप्टर पर भी तीर बरसाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कोस्ट गार्ड को वहीं से जाना पड़ा। फिर 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाउ ने इरादा किया कि वो सेंटिनलीज लोगों को क्रिश्चियनिटी की तबलीग करेंगे। नवंबर के महीने में रात को एलन चाउ ने चंद मछेरों को पैसे देकर उन्हें इस आइसलैंड के करीब पहुंचने के लिए तैयार किया ताकि रात के वक्त कोस्ट गार्ड उन्हें ना देख सकें। चाओ अपने साथ बाइबल, कुछ गिफ्ट्स भी लेकर गया था ताकि उन लोगों का दिल जीत सके। जब वो पहली बार आइलैंड पर पहुंचा तो उसने अपनी ज़बान में बात करने की कोशिश की और कुछ गाने भी गाए, लेकिन सेंटिनलीज लोगों ने उन्हें देखते ही तीर चला दिया। चाओ ने फौरन भागने की कोशिश की और वो बचने में कामयाब हो गया। चाओ ने अपनी इस पहली मुलाकात के बारे में एक नोट लेटर भी लिखा था अपने घर वालों के नाम, जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूं कि ये सफ़र मेरे लिए ख़तरनाक है, लेकिन मैं अपने मिशन यानी कि क्रिश्चियनिटी की तबलीग कर कर ही रहूँगा। अगले दिन वो दोबारा आइसलैंड पर पहुंचता है, लेकिन इस बार उसका सामना फिर से सेंटिनलीज से हुआ और इस बार चाओ की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सेंटिनलीज लोगों ने उसे तीर मारकर वहीं मार दिया और इस तरह चाओ अपनी जान की बाजी हार जाता है। अगले दिन जब मछेरे आइलैंड पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सेंटिनलीज लोग किसी शख्स को दफना रहे हैं। उन मछेरों ने जब उसकी शर्ट देखी तो कंफर्म हो गया ये तो एलन चाओ ही है। उन मछेरों ने खौफ के मारे गवर्नमेंट को इस बारे में बताया तो चाओ की मौत की खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी और सवाल उठने लगे कि आया हम इन अलग थलग ट्राइब से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करनी भी चाहिए या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इतने सुनसान आइलैंड पर कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे। तो बेसिकली सेंटिनलीज जंगल के मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, मछली का शिकार करते हैं और अपने हाथ से बने हुए हथियार इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि तीर और नेज़े। इनके मर्द जंगल से शिकार लाते हैं जबकि औरतें फलों और सब्जियों की तलाश करती हैं। इनकी आवाज़ से हमें सिर्फ इतना पता चला है कि इनकी ज़ुबान बिल्कुल अलग है, यानी कि कोई और ट्राइब जो इनके आसपास रहती हैं वो भी इनकी ज़ुबान नहीं समझ पाता। सेंटिनलीज़ लोग अपने आइलैंड के पास आने वाले किसी भी जंगली जानवर या गैर शख्स की तरफ खतरा महसूस करते हैं। ये ऐसी कौम है जो ना सिर्फ खुद को तन्हाई में रखने पर ईमान रखती है बल्कि वो किसी भी भारी असर को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन सबसे अहम बात कि सेंटिनलीज़ लोगों के पास वो इम्यून सिस्टम नहीं जो हमारे पास है। इन पर छोटी से छोटी बीमारी भी तबाहकुन असर कर सकती है, इसीलिए कई एक्सपर्ट्स ने इनके आइसोलेशन को ही ज़रूरी करार दिया है। लास्ट में दोस्तों, सेंटिनलीज़ कबीला एक मिसाल है उस आज़ादी की जो आज के ज़माने में बिल्कुल गुम हो चुकी है। हमारी दुनिया इनके साथ इंसाफ तभी कर सकती है जब हम इनकी तन्हाई की इज्जत करें, इनकी मर्जी के बगैर इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करें। शायद वक्त आ गया है कि हम लोग इनसे सीखें कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, आज़ादी, तन्हाई और खुद मुख्तारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ख्यालों का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें और मुझे साथ में ये भी बताएं कि आपने इन लोगों से कौन सा सबक सीखा। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा।